Hello everyone. In the previous lectures, in the previous videos, we have seen some of the methods of asexual reproduction. So asexual reproduction in plants is typically known as vegetative propagation. उसके कुछ अलग अलग मेथड्स हमने कवर कर लिए. साथ ही साथ लोअर प्लांट्स में कुछ और मेथड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन वगैरह, ये सब भी हमने कवर कर लिया. However, हमारा मेन फोकस जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट चैप्टर द रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम पहुंच जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट्स नाउ स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जैसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने दिमाग में आ जाता है फ्लावर. द फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फूलों को नेचर में एवोल्यूशन हुआ ही है रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए. सो व्हेन वी डिस्कस रिप्रोडक्शन इन द सेक्सुअल मेथड फॉर प्लांट्स, वी हैव टू बिगिन आवर डिस्कशन विथ अ स्टडी ऑफ द फ्लावर. इनफैक्ट एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम ही है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड हमारे चैप्टर में भी फ्लावरिंग प्लांट्स का कवरेज सबसे ज्यादा है. सो ऑब्वियसली फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर, उसके सारे वर्ल्स जैसे कि केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, उनके अलग अलग मेंबर्स जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल्स में कार्पल एंड सो ऑन, ये सब हमको रिवाइज करना है. सो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज करने वाले हैं. मैं रिवाइज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने इसको 11th स्टैंडर्ड में, क्लास 11 टेक्स्ट बुक आप खोलोगे तो उसमें फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपने डिटेल में कर लिए हैं. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. इन अ वे 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर के पैराग्राफ 1.2 में जो कवरेज किया है वो एक तरीके से एक रिविजन है. ओके, सो ये हो गया इस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का, इस लेक्चर का समरी. अब इस स्लाइड को मैं हटाने वाला हूं और एक व्हाइट बोर्ड लेकर हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे. सो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम एक व्हाइट बोर्ड ले आते हैं. ये रहा अपना व्हाइट बोर्ड. इस पर हम अपना डिस्कशन अब शुरू करेंगे. सो सबसे पहले हमको फ्लावर के बारे में रिवाइज करना है. So let's start with a simple drawing of a typical flower. Typical flower means a flower which has all the correct parts without missing out any parts. So in other words, also called as a complete flower. So let's try to see how that flower will be. The flower will have a pedicel. Pedicel यानी कि फूल की डंडी जिसके ऊपर फूल खिलता है. So that pedicel, it ends in a slightly swollen region, a slightly blunt and slightly swollen region called as thalamus. ये जो डंडी है इसका नाम होता है pedicel. So let's write that P-E-D-I-C-E-L, pedicel. And ये है thalamus, T-H-A-L-A-M-U-S, थैलेमस. इस थैलेमस के ऊपर वर्ल्स शुरू हो जाते हैं. पहला वर्ल है केलिक्स. सो ये है केलिक्स. उसके बाद आता है करोला. Then you have androecium. And then you have gynoecium.
इनको भी लेबल कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको सुधारते हैं। Okay, now let's write this as Corolla, C-O-R-O-L-L-A, Corolla। ये सारे मेंबर्स एंड्रोशियम के हैं, A-N-D-R-O-E-C-I-U-M, एंड्रोशियम। एंड ये है इसका गाइनीशियम, G-Y-N-O-E-C-I-U-M, गाइनीशियम। ये मेल स्ट्रक्चर है और ये फीमेल स्ट्रक्चर है। इन चारों को यानी कि कैलिक्स फर्स्ट, करोला सेकंड, एंड्रोशियम थर्ड एंड गाइनीशियम fourth, these four are called the four whorls of a plant, of a flower. Out of these four whorls, whorl यानी कि circular फॉर्म में यूजुअली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इनको whorls कहते हैं। एक और रीजन भी है, flower is essentially considered a modified shoot. So shoot means any branch or stem with leaves on it. So suppose if it has whorled phyllotaxy, phyllotaxy क्या है, 11th standard morphology रिवाइज कर लो। तो ऐसे पत्तियां आई हुई एक डाली अगर हम लेंगे और इसको स्क्वीज करेंगे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट लॉन्ग, इसको अगर छोटा कर देंगे तो अलग अलग ये लीव्स यहाँ पे ऐसी मॉडिफाई हो जाएंगी, तो इससे फ्लावर बन जाएगा। ये लॉजिक है, बट ये अभी हमको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए है। यू डोंट नीड टू लर्न और मेमोराइज दिस। हमको याद रखने हैं the names of the four whorls. So the four whorls from outside to inside are calyx, corolla, androecium, gynoecium. इसमें से calyx और corolla, ये जो दो whorls हैं, they are not considered very essential. Why are we not considering it essential? इनको हम ज्यादा जरूरी क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि flower has been designated, flower को हमने माना है कि ये reproduction purpose के लिए है। रिप्रोडक्शन पर्पस में मेन क्या है, तो गैमीट्स का फॉर्मेशन, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। जो कहां होने वाला है, मेल गैमीट फॉर्मेशन, एंड्रोशियम में मेल गैमीटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनेगा। गाइनीशियम यानी कि ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल, ये जो पिस्टल है, इसके जो कार्पल्स है, इसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल में एक मेगास्पोर या फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा, उसके अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। सो मेल और फीमेल गैमीट्स कहां बन रहे हैं, तो यहां और यहां बन रहे हैं, यहां और यहां। सो रिप्रोडक्शन के एंगल से अगर हम देखेंगे तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करने वाले पार्ट्स है। सो दीज टू आर कंसिडर्ड इसेंशियल whorls। इसेंशियल का मतलब है कंपल्सरी, जरूरी, जो कि मोर इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर एक्चुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता। सो ये दोनों होना जरूरी है। सो दीज आर एसेंशियल whorls। सो लेट्स राइट दैट। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट डाल के वी विल कॉल देम एज essential whorls. Let's write that. Essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L, essential whorls. And ये जो दो है, कैलिक्स और करोला, इन दोनों को हम कहते हैं एक्सेसरी whorls। एक्सेसरी का मतलब होता है मदद करने वाला। सो दे आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग, वो सपोर्ट देने वाले हैं, वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में मदद करेंगे। सो लेट्स कॉल दीज टू एज एक्सेसरी, A-C-C-E-S-S-O-R-Y, एक्सेसरी whorls। ओके, अब इनके जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, इनके नाम रिवाइज करते हैं। कैलिक्स के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, पूरे के पूरे सबको मिला के इट इज कैलिक्स।
बट एक एक जो है पार्ट उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है सेपल। कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स, SEPALS, सेपल्स। करोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स, पंखुड़ियां, so this is made up of petals. Androecium is made up of stamens, so let's write that. This is made up of stamens, STAMENS. so ये एक स्टेमन है, ये दूसरा स्टेमन है, ये तीसरा स्टेमन है, ये चौथा स्टेमन है, ये पांचवा स्टेमन है। वैसे ही ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, ये एक पेटल है। वैसे ही ये एक सेपल है, सेपल सेपल सेपल। सो ये सेपल्स, ये पेटल्स, ये स्टेमन्स, और गाइनीशियम के इंडिविजुअल मेंबर्स को हम अक्सर कार्पल्स कहते हैं, CARPELS, कार्पल्स। अब आपको याद होगा फ्लावर में अगर सिंगल कार्पल है तो वो मोनोकार्पलरी फ्लावर कहलाता है, अगर एक से ज्यादा कार्पल्स है तो वो पॉलीकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी फ्लावर कहलाता है। एक से ज्यादा कार्पल्स जब होते हैं वो एक साथ जुड़े होंगे, फ्यूज्ड होंगे, तो देन दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस फ्लावर। जबकि वो अलग अलग होंगे तो दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस फ्लावर। एपोकार्पस का एक अच्छा एग्जांपल है प्लांट बाय द नेम माइकेलिया। माइकेलिया इज द साइंटिफिक नेम, बट कॉमनली उसको चंपक का फूल कहते हैं, जो पीला खुशबू वाला फूल होता है चंपक का, उसको कहते हैं माइकेलिया। एंड फॉर सिनकार्पस, पॉपी प्लांट, ओपियम का प्लांट, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड एग्जांपल। इनके डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, आप जरूर देख लेना सिनकार्पस और एपोकार्पस के टाइप के फ्लावर्स को। सो ये इस तरीके से एंड्रोशियम गाइनीशियम के इंडिविजुअल मेंबर्स हो गए। सो ये हो गया हमारा एक बेसिक सिंपल फ्लावर का पिक्चर। प्रैक्टिस के लिए आप लोग भी इसको जरूर एक सिंपल लाइन ड्राइंग से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब इसमें एंड्रोशियम और गाइनीशियम, ये जो दो मेन मेंबर्स है, इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। ऐसा है कि ये एक्सेसरी वर्ल्स जो है कैलिक्स, करोला, ये एक्चुअल एज वी सेड रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, बट एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम ये एक्चुअल पार्टिसिपेट करते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर फ्लावर में ये दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम दोनों भी प्रेजेंट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ एंड्रोशियम हो सकता है और कभी कभी सिर्फ गाइनीशियम हो सकता है। सो दोनों सेक्सुअल पार्टिसिपेंट्स, मेल एंड फीमेल, जब प्रेजेंट होंगे तो देन वी कॉल दैट एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है, एक ही है, तो देन दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ मेल मेंबर्स होंगे तो इट विल बी कॉल्ड स्टैमिनेट फ्लावर, एंड सिर्फ अगर फीमेल मेंबर्स होंगे तो इट विल बी कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर। ये पार्ट्स जो नाम और टर्म्स हमने बोले, इनको एक बार हम बोर्ड पे अब लिख लेंगे। तो फ्लावर का पिक्चर हमने देख लिया है, इसको अब हम हटा देंगे और इसकी जगह एक हम नया शीट लेकर इस पे लेट अस ट्राई टू राइट द नेम्स। सो लेट्स डू दैट। ओके, नया। अब एंड्रोशियम के इंडिविजुअल मेंबर्स है स्टेमन्स। स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या है वो भी एक बार देख लेंगे, कार्पल्स के स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, वो भी एक बार देख लेंगे गाइनीशियम के अंदर। एंड देन इन दोनों के प्रेजेंस के हिसाब से यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये टर्म्स भी देख लेंगे। सो स्टेमन, टिपिकल स्टेमन लुक्स समथिंग लाइक दिस। इट हैज अ लॉन्ग, स्लेंडर, थिन, डंडी जैसा जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इट्स फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट। एंड जो थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है, लोब्ड दिख रहा है, बड़ा सा एक्सपैंडेड पार्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एंथर, ANTHR,
E-R, एंथर। अब ये जो एंथर पार्ट है, इसका अगर हम सेक्शन लेंगे तो वी विल फाइंड इट हैज 2 lobes and 2 capsules or thecae and joined to this with the help of a connective, और इसके अंदर एक्चुअल पोलन सैक्स होंगे जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ये डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे किसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली पोलन ग्रेन बनने वाले हैं। So that part which is actually going to produce the pollen, that is called genetious part, जन्म देने वाला। Gen means जन्म देना, so generate करने वाला, जन्म देने वाला part, genetious part, वो actually वो pollen sacs है जो कि anther में है। And so the anther and this anther का जो pollen grain वाला pollen sac part है, उसको कभी कभी हम sporangium भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल स्पोर्स, मेल स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं। ये भी सारा पार्ट हम आगे के एक वीडियो में और डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम इज द फीमेल वॉल, एंड्रोशियम इज द मेल वॉल। मेल वॉल के मेंबर्स के नाम है स्टेमन्स, गाइनीशियम के मेंबर्स के नाम है कार्पल्स, CARPELS। गाइनीशियम के लिए एक और ऑल्टरनेटिव वर्ड है पिस्टिल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल इज सेम एज गाइनीशियम। कार्पल के फर्दर पार्ट्स क्या होंगे? टिपिकल एक गाइनीशियम अगर हम लेंगे तो उसमें एक एक्सपैंडेड सरफेस होता है जो कि थोड़ा स्टिकी होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। इसका काम होता है पोलन को रिसीव करना ताकि पोलन जर्मिनेट होके मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट की तरफ बढ़ सकते हैं। Then there is a long elongated tube like structure, slender part, which is called as style, STYLE, style. And then there is a expanded part called as ovary. So यहाँ से आगे ये सब ovary है। ओवरी के अंदर देयर इज एन ओव्यूल, जिसके अंदर एक्चुअली वो न्यूसेलस करके पार्ट है जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे और एग और गैमेट्स बनेंगे। सो ये ओव्यूल है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस पूरा होने के बाद ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, बीज बन जाता है, एंड ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, इससे फल बन जाता है। ये सब बातें आपने 10th के पहले भी पढ़ी है, 11th स्टैंडर्ड मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ी है, इस सब का ये रिवीजन है। अब कुछ फ्लावर्स में स्टेमन्स प्रेजेंट है बट और कार्पल्स भी प्रेजेंट है, तो दोनों सेक्सुअल पार्टनर्स एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम बोथ प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, देन वी कॉल दैट एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, BISEXUAL, bisexual. Bi means two, so bisexual, दोनों sexes, androecium, gynoecium दोनों present है, तो that is bisexual flower. But कभी कभी दोनों present नहीं होते हैं। एक flower में सिर्फ androecium और androecium के members यानी कि stamens present हो सकते हैं, और कभी कभी सिर्फ gynoecium यानी कि carpels present हो सकते हैं। The pistil is present. So accordingly, you can have a unisexual, single sex plant. So let's write that word. इसका opposite है unisexual, UNISEXUAL, unisexual. Unisexual flower में अगर सिर्फ stamens है तो it will be called as staminate flower. So let me write that over here. Staminate, STAMINATE। ये सारे जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं इनको नोट्स में भी लिखा होगा, आप वहां भी इसको जरूर पढ़ लेना। एंड इफ देयर इज so this is when only male structure is present, and if only female structures यानी कि सिर्फ gynoecium present होगा यानी pistil present होगा, तो then it is called pistillate flower. So staminate and pistillate are two types of unisexual flowers. When both members are present, it is called bisexual flower.
So this is our revision of terms related to this. दो और terms देखना जरूरी है, वो है monoecious and dioecious. So जब flower unisexual होता है, यानी कि सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल पार्ट्स है, तो ऐसे में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एक ही पौधे पे, so a single plant such as maize, मकई, इसमें एक ही पौधे पे मेल पार्ट्स भी है और फीमेल पार्ट्स भी है. So these are male flowers, these are female flowers. Both are present on the same plant. Then that is called monoecious. Let's write that over here. Mono means one. So single plant में mono, I am continuing that and writing it here. Spellings के लिए आप notes जरूर देख लेना. And sometimes जैसे कि पपया में, पपया का एक पूरा का पूरा पौधा, उसमें कभी कभी सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे, फीमेल फ्लावर्स कभी नहीं होंगे. और दूसरा कोई पौधा है पपया का ही जिसपे फीमेल फ्लावर्स होंगे, मेल नहीं. सो एक पे सिर्फ मेल फ्लावर्स, एक पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स. टू सेपरेट प्लांट्स फॉर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स. तो देन दैट इज कॉल्ड नॉट मोनोशियस बट दैट इज देन कॉल्ड डायोशियस. सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वाले प्लांट्स कभी कभी मोनोशियस हो सकते हैं जैसे कि मेज, मकई, या कभी कभी डायोशियस हो सकते हैं जैसे कि पपया. ये याद रखो. सो विद दिस वी हैव covered our discussion of the structure of a flower. We listed its various whorls such as calyx, corolla, androecium, gynoecium. We saw the individual names of the members of the whorls जैसे कि sepals, petals, stamens and carpels. And we studied in detail the structure of stamens as well as of the carpels. So stamens के parts थे filament and anther, and stigma, style, ovary and ovule were the parts of the carpel. We also saw that flowers can be bisexual or unisexual. Unisexual flowers can be staminate or pistillate. A plant having both male and female unisexual flowers on the same individual plant is a monoecious plant like maize, and a plant having only male flowers or only female flowers on one individual plant is a dioecious plant. Example papaya. इसके साथ समरी हमारी इस लेक्चर की पूरी हो गई और ये फ्लावर का पूरा डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो और ये लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस. इसको आप जरूर रिवाइज कर लेना. जो नहीं समझा हो उसको पॉज रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना. कुछ फिर भी ना समझे तो जरूर डाउट के तौर पे पूछ लेना. और ये फाउंडेशन है. फ्लावर का स्ट्रक्चर अच्छा समझोगे तो आगे का सब अच्छा समझना इजी हो जाएगा. सो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे with the actual description of how sexual reproduction takes place in the flower. आगे के चैप्टर्स में हम स्टेमन के अंदर, एंथर के अंदर क्या डेवलपमेंट होने वाली है, ओव्यूल के अंदर क्या डेवलपमेंट होने वाली है, ये सब पढ़ते जाएंगे. यहाँ पे आई स्टॉप. Once again, thank you. Jai Hind. Hello everyone. Welcome to the continued series of lectures on biology. We are currently discussing plant reproduction, more specifically reproduction in flowering plants. Today in this video, in this particular lecture, I am going to cover the structure of the male parts of the flower, which means the androecium. Each of these members is called as the stamen, and within the stamen we have a filament and an anther. The structure of the anther, within the anther we get the development of pollen grains. So how this development takes place, ये सारा discussion आज हम करने जा रहे हैं. So let's start. Let's start off with a typical flower, the diagram of any typical flower. So we know that a flower has a pedicel. So let's just clear this. Okay, so a flower has a pedicel. In simple words, फूल की डंडी. At the top of that, there is a slightly expanded surface called as thalamus.
On the thalamus, we have 4 whorls in a typical flower. These 4 whorls are outermost calyx, which is mainly protective. It is usually green in color. Next to that is corolla. Within that is androecium, made up of stamens. And then you have the gynoecium, also called pistil, made up of carpels. Individual members of the calyx are called sepals. Individual members of the corolla are called petals. Individual members of the androecium are called stamens. And individual members of the gynoecium are called carpels. आज हमारा मेन फोकस है एंड्रोशियम और उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर, इवन विद इन दैट मोर पर्टिकुलरली एंथर का स्ट्रक्चर. सो स्टेमन, उसके 2 पार्ट्स, एंथर के फर्दर पार्ट्स. लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन दैट. सो लेट मी क्लियर ऑल ऑफ दिस. नाउ each individual stamen is made up of a long structure called as filament. And on top of this, we have a swollen, expanded structure called as anther. If we take a sharp blade and cut through the anther and take this section and observe it under a microscope, then for most of the typical anthers, we will find that the shape of this cross section, the outline of this cross section is somewhat like this. इसमें clearly 4 lobes दिखाई देंगे, 4 expanded regions. Now, technically, it is not correct to call all 4 expanded regions as lobes. We generally say it has 2 lobes, and the anther is called as a bilobed structure. But each lobe has 2 thecae or 2 coverings, within which there are 4 hollow regions or slightly soft cavity-like regions called locules. So we typically call an anther as bilobed, dithecous, and tetralocular. So inside this, there will be 4 regions where there will be the locules or the slightly hollow regions, within which actually small, tiny pollen grain will eventually be developed. So these locules are, in other words, pollen sacs. Pollen sac, let me write the word POLLENSAC. Pollen sac means that hollow region inside which pollen grain will be developed. So इसके अंदर यहाँ पे pollen grain develop होने वाले हैं. ऐसे 4 pollen sacs हैं. So tetralocular, 4 hollow regions, the 4 pollen sacs with developing pollen grain. Now, these are very delicate structures, very important structures. They are actually going to participate in reproduction. तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए एंथर का ये जो पार्ट है, ये स्पेशलाइज्ड होता है. it's like a protective anther wall. So what kind of layers will we see? What kind of cells will we get to see in this? Let's try to take one such section and try to see microscopically. Under the microscope, if you expand all of this, what will we get to see? Of course, keep in mind कि ये सारा जो anther है, ये इस filament को attached है, and there is a region called connective at the heart of this, which will actually be representing that joining tissue. Filament or rest of the anther lobes are joined in a region called connective. ये सारी चीजें मैं बोल तो रहा हूं, but आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में यही डायग्राम
सामने रखकर उसमें लेबलिंग्स देखते हुए, उसको मेमोराइज करते हुए, उसको टेक्स्ट में कहीं अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करते हुए, लर्न करते हुए जाइए। मेरे सिर्फ बोलने से या मेरे सिर्फ यहाँ दिखाने से it is not going to be sufficient. You should also practice these on your own. Now, let's take a microscopic expanded view of this much region and try to understand the different layers which will help in protection of the developing pollen grain. So, let me clear all of this. Abhi, just to quickly summarize, each individual stamen, ये दोनों parts मिला के, filament और anther दोनों मिला के बनता है एक stamen. So, एक stamen के दो parts, filament और anther, जिसमें से filament का काम है only to give a little support and keep the anther high so that the pollen can be distributed more easily. वो actual pollen grain manufacture नहीं करने वाला. Pollen is going to be manufactured inside the anther, and so anther is also called as gennaceous part. Gennaceous में ये जो gen part है, gennaceous, let me write this. Anther is the actual gennaceous. इसमें से जो gen part है, gen means जन्म देना या to produce. So pollen grain को जन्म कौन देने वाला है? Who is going to actually produce the pollen grain? It is the anther. And so anther is the gennaceous part. Even within the anther, it is not the whole anther, but it is the tissue over here. ये जो part है, चलो इसको थोड़ा अलग कलर यूज कर लेते हैं. चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा येलो दिखा लेते हैं. यहाँ पे actually pollen बनने वाला है. So the real gennaceous tissue is inside the pollen sac. And for its protection, there are multiple layers outside. वो layers क्या है वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं. तो इसको हम clear कर देते हैं. Let's clear all of this and let's take only one small part of a cutaway part of the anther and show in that. अब इसकी जो outermost layer होगी, यहाँ अंदर pollen sac है, outermost layer है, that is made up of flattened cells which are protective, single layer, and I don't need to keep on drawing all this way. आप समझ लो यही layers आगे तक जा रहे हैं. ये जो outermost layer है इसको कहते हैं epidermis. E-P-I-D-E-R-M-I-S. These are simple flattened epithelial cells. Epithelial means covering simple cells. Epidermis, derm means skin, epi means up on top or outside or covering. So covering skin के cell के layers है, that's all that it means. So ये outermost epidermis, ये mainly outer protection के लिए है. इसके अंदर जो cells है वो थोड़े से radially elongated है, यानी कि थोड़े ऐसे है, something like this. And of course we also will show nuclei inside this, and they have a slightly thick cell wall. इस लेयर को कहते हैं एंडोथीशियम. ENDOTHECIUM, एंडोथीशियम. The word theca या thecium means skin या covering. Endo अंदर का. So inner covering, inner skin like covering, that is what endothecium means. The slightly thick walls are because it has some specialized cell wall material called callose, which has special properties regarding affinity for water. ये थोड़ा hygroscopic substance है, यानी कि वो surrounding moisture के basis पे थोड़ा सा फूल सकता है, थोड़ा it can swell up a little, जिसकी वजह से सही वक्त आने पर एंथर पूरा मैच्योर होने पर वो थोड़ा स्वेल होकर उसकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर अब्सॉर्ब करना फिर वाटर छोड़ना, इस बेसिस पे वो थोड़ा श्रिंक भी हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द एंथर कैन ओपन अप. सो ये आगे हमने देखा है ऐसा है. आगे चल के यहाँ के ये बीच के लेयर्स गायब होने वाले हैं
and this is all going to open up something like this. यहाँ से pollen grain बाहर जाने के लिए, तो तब यहाँ के endothecium के layers जो है वो थोड़ा सिकुड़ जाएंगे. They will get shrunk and they will pull these two sides on both sides, जिसकी वजह से यहाँ फट जाएगा, open up हो जाएगा. That is what we call as dehiscence. Dehiscence means खुल जाना, open up हो जाना, to split open. So the two locules over here, the pollen sacs will all get opened up so that pollen can be released for pollination purpose. So endothecium layer is mainly going to help in this dehiscence. Inside of the endothecium, there are a few parenchymatous, simple storage type, soft parenchymatous layers, usually about 2 to 3 layers. So these are called as middle layers. These are simple parenchymatous tissue. इसमें अभी जो साइटोप्लाज्म है, धीरे धीरे जैसे ये एंथर मैच्योर होते जाएगा, जैसे वो और थोड़ा उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो ये श्रिंक होते जाएंगे. इनका साइटोप्लाज्म उसका यूज अप हो जाएगा, उसके फूड मटेरियल्स इसके अंदर के सेल्स लेना शुरू करेंगे, and it will be used. They will give away their resources, their food, for the development of the pollen grain. And then by that time this will start disappearing. उसकी wall थोड़ी और पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से खुलकर फटकर pollen grain release होना आसान हो जाएगा. अब इसके अंदर जो fourth layer है, so let's call these as middle layers. These are called middle layers. इसके अंदर जो fourth layer है of this protective wall, all of this is the anther wall which is protecting the pollen grain. ये जो fourth layer है बहुत important है. This is made up of cells which are somewhat pyramidal, थोड़े से base बड़ा, apex छोटा, ऐसे थोड़े से pyramidal, ऐसे cells हैं. And इसमें कभी-कभी एक की जगह दो न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं. न्यूक्लियाई को हम थोड़ा अलग कलर यूज कर लेते हैं. सो कभी-कभी एक, कभी-कभी दो न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं. This is because more nuclei, more chromosomes, so more protein synthesis, more food manufacturing. जो कि जरूरी है क्योंकि ये जो सेल्स है इनको हम कहते हैं टेपिटम, TAPETUM, टेपिटम. टेपिटम के सेल्स या टेपिटम के सेल्स जो है ये न्यूट्रिटिव है. इनका काम है न्यूट्रिशन देना, फूड देना, एनर्जी एंड फूड, सो दैट इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स डेवलप होने वाले हैं उनको डेवलपमेंट होते वक्त सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, जितनी भी सारी चीजें जरूरी है, टेपिटम इनको वो प्रोवाइड करने वाला है, वो उनका सप्लायर है. That is why tapetum layer is important. It is the main nutritive function which is going to help the pollen grain develop inside. और फिर जो बची चीज है अंदर, ये पार्ट एक्चुअली आपका इसके अंदर एक्चुअल पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं. ये हो गया प्रोटेक्टिव लेयर्स का डिस्क्रिप्शन. अब ये जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उसमें क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं. So these 4 layers and this diagram is very important. I, to save time, have not completed all of it, but you should be able to complete at least one such quarter. इतना पूरा का पूरा बनाने में एग्जाम में कभी-कभी वक्त कम होता है, तो बोर्ड के लिए आप इतना बनाओ तो भी सफिशिएंट है. दिखा दो कि उसका बाकी चीज से रिलेशन कैसे है और इतना दिखा दो. रही बात एमसीक्यूज और नीट के लिए, आपको लेबलिंग के लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके कौन सा लेयर, किसका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो एमसीक्यूज में ये लोग क्या करेंगे, यहाँ नाम नहीं देंगे, यहाँ पे ए या 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, एंड क्वेश्चन में पूछेंगे 1 2 3 पार्ट्स आर एंड डैश 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 और ऑप्शंस देंगे. सो यू शुड नो विच लेयर इज विच. या
अंदर की लेयर्स दिखा देंगे, या सिर्फ टैपेटम देंगे और पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट शोन एज बी और समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नीट में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम ऐसे क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब हमारी कहानी इसके आगे बढ़ेगी पोलन सैक के अंदर क्या हो रहा है वो देखने के लिए, वो समझने के लिए। So inside this, initially when the anther is small, there will be few cells. As the anther grows, the number of cells will increase. Initially this will be mitosis, plain simple mitotic cell divisions. ऐसा क्यों? ताकि the number of cells will increase. We want lots of cells so that there will be lots of pollen grain. And we need many pollen grains because pollen grains have to be transferred from anther to stigma, and they don't get very efficiently transferred. Sometimes bees and butterflies उनकी बॉडी को चिपक के थोड़े से ट्रांसफर होते हैं, कभी कभी विंड के साथ कैरी होते हैं. All of these are not very sure methods. Nobody is purposefully coming and picking pollen grain and putting onto the stigma unless somebody is doing some science experiment related to that. So ये इतना भरोसे से ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, उनके ट्रांसफर होने का चांस बढ़ाने के लिए थोड़े ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनाए जाते हैं. सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर विच देयर विल बी लॉट्स ऑफ माइटोटिक डिविजन्स. जैसे जैसे माइटोटिक डिविजन्स खत्म हो जाएगी, अब जो सेल रहेगा विच इज गोइंग टू नाउ स्टार्ट मायोसिस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मायोसिस होना जरूरी है, तभी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होकर, रिड्यूस होकर, दोनों साइड की गैमीट्स फ्यूजन होने के बाद दोबारा रिस्टोर हो जाएगा. इसलिए मायोसिस बेहद जरूरी है. तो मायोसिस में यू नो दैट क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ. सो फॉर एग्जांपल, सपोज ये प्लांट, इसके ओरिजिनल ये जो जितने सेल्स है इसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिप्लॉयड 2n. तो इसमें मायोसिस के बाद हैप्लॉइड सेट हो जाएगा और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली विल रिमेन. देन इसके मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन के अंदर बने हुए, सिमिलरली ओव्यूल के अंदर बना हुआ और या बनी हुई फीमेल गैमीट, इनका फ्यूजन होने के बाद n plus n equal to 2n, once again क्रोमोसोम नंबर विल गेट रिस्टोर्ड. सो ये मायोसिस यहां होकर 2n का n होना जरूरी है. ऐसा जो सेल मायोसिस करने जा रहा है इसको हम कहते हैं पोलन मदर सेल. POLLENMOTHERCELL, पोलन मदर सेल. इन अ वे पोलन ग्रेन की वो मां है. वो सेल अपनी डिवीजन से पोलन ग्रेन को जन्म देने वाला है या वाली है. सो पोलन मदर सेल, कभी कभी इसको शॉर्ट में PMC, पोलन मदर सेल ऐसा भी कहते हैं. बट पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर नाम भी है क्योंकि ये डिवीजन के बाद स्पोर्स बनने जा रहे हैं जिनके अंदर गैमेट्स बनने वाले हैं, और मेल स्पोर्स छोटे होते हैं, सो दे कैन आल्सो बी कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स. सो आफ्टर meiosis what are we going to get? Not directly the pollen grain, but first a microspore which will then develop into a pollen grain. So ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहलाता है. That is also a very correct word. So we can also call this as microspore, MICROSPORE, mother, MOTHER, cell, CELL. So short में हो गया MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये भी बन सकता है. This is in other words a myocyte. Cyte means cell. मायोसिस करने वाला सेल मायोसाइट बन गया है. ये मायोसाइट, इसके अंदर मायोसिस शुरू जब करेगा तो मायोसिस 1 होने के बाद 2 सेल्स बनेंगे, मायोसिस 2 होने के बाद 4 सेल्स बनेंगे. So accordingly we will get 4 haploid cells. All of these 4 haploid cells shortly after undergoing division are generally found to be present in the form of something like this. एक सेल ऐसा है, दूसरा सेल उसके बाजू में ऐसा है, तीसरा कहीं उसके पीछे है और चौथा कहीं ऐसे नीचे है, giving approximately a pyramid kind of shape.
सो पिरामिड से भी सॉलिड फिगर को ये नीचे थोड़ा सा ट्रायंगुलर और ऊपर एपेक्स है, सो दैट इज कॉल्ड मोर एक्यूरेटली एज tetrahedron. So this can be called as tetrahedral tetrad. Tetrad because it is made up of 4 cells. Tetrahedral because its shape is like geometry में जिसको tetrahedron कहते हैं, ट्रायंगल जैसा बेस, ऊपर पिरामिड जैसा एपेक्स. सो टेट्राहीड्रल टेट्राड. थोड़ा और रेफरेंस देने के लिए, मीथेन का मॉलिक्यूल टेट्राहीड्रल है, वैसे ही टेट्राहीड्रॉन सेम टाइप. सो ऐसा टेट्राहीड्रल टेट्राड शेप बनता है. धीरे धीरे ये सारे अलग अलग हो जाएंगे और थोड़े गोल से 4 सेपरेट सेल्स बन जाएंगे, ऑल ऑफ विच विल बी हैप्लॉइड. इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे सिर्फ, नॉट डिप्लॉइड, नॉट 2n. एंड ईच ऑफ दीज विल देन इवेंचुअली बिकम अ pollen grain by going through some more changes which we will talk of a little later. So इस तरीके से ये आपको 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मिल जाएंगे. ऐसे पूरे पोलन सैक में बहुत सारे hundreds, in fact thousands of such pollen grains will start developing. इस पोलन सैक में भी, इसमें भी, और बाकी 2 जो है उनमें भी. इस तरीके से पूरे एंथर में literally several hundreds to a few thousands of microspores or pollen grains will start developing. ये आगे कैसे डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, वो हम अगले एक वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो में टू समराइज हमने क्या देखा, हमने देखा कि फ्लावर के बेसिक 4 जो पार्ट्स है, जो कि पहले ऑलरेडी आपने सीखे हुए हैं. उनमें से जो मेन स्ट्रक्चर है एंड्रोशियम, मेड अप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स कॉल्ड स्टेमन्स. हर स्टेमन में एक फिलामेंट और एंथर है. इस एंथर का जो आउटर प्रोटेक्टिव वॉल है, प्रोटेक्टिव लेयर्स है, ऐसे 4 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम, जो कि आपको अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए क्योंकि वो लेबलिंग के लिए पूछे जा सकते हैं. और इनके फंक्शंस क्या है, इसमें से मेनली टेपिटम वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़े से पिरामिडल सेल्स, समटाइम्स विद मोर देन 1 न्यूक्लियस, सो एज टू गिव फूड फॉर द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. अब इसके अंदर, पोलन सैक के अंदर, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होने के लिए मायोसिस हो जाएगा, एंड द सेल्स कॉल्ड पोलन मदर सेल्स और ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल अंडरगो मायोसिस, in which one diploid 2n cell becomes 4 haploid 1n single n cells. एंड ऐसे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, एक एक पोलन मदर सेल से, एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन जाएंगे. इसके आगे इनकी डेवलपमेंट क्या होती है वो अगले वीडियो में डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड इट्स डेवलपमेंट उसमें देखेंगे. यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाएगा. इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए. कहीं पे कुछ डाउट है तो थोड़ा सा पॉज, रिवाइंड करके वो पार्ट दोबारा सुन लीजिए. उसके बावजूद कुछ डाउट है तो जरूर आप इन्फॉर्म करिए, इंक्वायरी भेजिए, एंड हम आपको आंसर्स दे देंगे बड़ी खुशी से. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.